सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो लैम्बोर्गिनी को वॉर समाप्त होने के बाद ब्रिटिश द्वारा उन्हें सहयोगी के रूप में अरेस्ट कर लिया गया। लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टोरी का एक्सपेंशन पूरे यूरोप में हो गया था। इंजन के पार्ट्स का यूज करके कैरियोका नाम से पहला लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर बनाया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद इटली की इकोनॉमी काफी बर्बाद हो चुकी थी। बाद में एंजो फरारी के साथ उनकी दुश्मनी हो गई। दोनों बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट से लैम्बोर्गिनी ने हेलीकॉप्टर बनाने के अपने सपनों को, वो एक बेहद घमंडी और जिद्दी बिजनेसमैन थे। फरारी ने लैम्बोर्गिनी से कहा था कि तुम ट्रैक्टर का ही मैन्युफैक्चरिंग करो। से बड़ी सक्सेस मिली और जल्द ही लैम्बोर्गिनी ने फरारी को पीछे छोड़ दिया। उसके साउथ अफ्रीकन इंपोर्टर ने उसके सभी ऑर्डर कैंसिल कर दिए। एक ऑडी से $110 मिलियन में बेच दिया। फेरुचियो लैम्बोर्गिनी का जन्म 28 अप्रैल साल 1916 को दर्थन इटली के अमलिया रोमांगा रीजन में स्थित छोटे से शहर सेंटो के हाउस नंबर 22 में एंटोनिया और एवेलिना लैम्बोर्गिनी के घर हुआ था। लैम्बोर्गिनी का पूरा नाम फेरुचियो एलियो आर्टुरो लैम्बोर्गिनी था। शॉर्टकट में हम इन्हें फेरुचियो लैम्बोर्गिनी बुलाते हैं। लैम्बोर्गिनी अपने 5 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। उनका फैमिली अंगूर का खेती करता था और उनके पिता वाइन भी प्रोड्यूस करते थे। उनकी माँ एक हाउसवाइफ थी। हालांकि लैम्बोर्गिनी के पिता चाहते थे कि वे एग्रीकल्चर बिजनेस संभाले, लेकिन लैम्बोर्गिनी को एग्रीकल्चर में कोई इंटरेस्ट नहीं थी। लैम्बोर्गिनी फार्म में काम करते हुए धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, तो उन्होंने फसल की खेती पर ध्यान देने के बजाय एग्रीकल्चर मशीनरी पर ध्यान दे रहे थे। वे अक्सर अपने पिता के टूटे हुए ट्रैक्टर्स और वेरियस फार्म इक्विपमेंट की रिपेयर में अपने पिता की हेल्प करते थे। छोटी एज से ही लैम्बोर्गिनी ने एग्रीकल्चर के बजाय मशीन्स कैसे काम करती है उसमें इंटरेस्ट दिखाई। पुराने इंजन को तोड़ते, रिपेयर करते और उन्हें बेहतर बनाते, जिससे अक्सर उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती थी। हालांकि उनके माता पिता शुरू में मशीनरी के प्रति उनके पैशन को लेकर चिंतित थे, लेकिन अंततः उन्होंने उनके टैलेंट को पहचान लिया। लैम्बोर्गिनी ने अपने टीनएज ईयर्स तक एक्सेप्शनल मैकेनिकल स्किल डेवलप कर लिया था। अपने बेटे की एबिलिटी को पहचानते हुए एंटोनियो लैम्बोर्गिनी ने फेरुचियो को मैकेनिक्स में फॉर्मल एजुकेशन प्राप्त करने की परमिशन दे दी। फेरुचियो ने बोलोग्ना में फ्रंटली ताडिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, जो उस समय इटली के एक मैकेनिकल स्कूलों में से एक था। इंस्टीट्यूट में उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोटिव सिस्टम और इंडस्ट्रियल मशीनरी में वोकेशनल ट्रेनिंग प्राप्त किया। लैम्बोर्गिनी ने अपने पढ़ाई के दौरान ऑटोमोबाइल्स, मोटरसाइकिल और इंडस्ट्रियल मशीन्स में डिफरेंट टाइप्स के इंजन्स के साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस प्राप्त किया। उन्होंने इंजन ट्यूनिंग, मैकेनिकल रिपेयर और मशीन्स ऑप्टिमाइजेशन में एक्सीलेंस हासिल की। साल 1934 में टेक्निकल स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद लैम्बोर्गिनी को कैवेलियर रिगी में जॉब मिल गई, जहां वे इटालियन आर्मी के लिए व्हीकल के कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस करने के लिए इन्वॉल्व थे। 1940 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो लैम्बोर्गिनी को रेजिया एरोनॉटिका इटालियन यानी इटालियन रॉयल एयरफोर्स में भर्ती किया गया था, जहां 1911 से उन्होंने रोडस रीजन की इटालियन आर्मी में मैकेनिक के रूप में काम किया। बाद में इटालो तुर्किश वॉर के बाद वे एक व्हीकल मेंटेनेंस यूनिट के सुपरवाइजर बन गए। उनके स्किल्स इतने एडवांस हो गए थे कि वे लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करके डैमेज्ड व्हीकल्स की रिपेयर कर सकते थे तथा अक्सर बैटलफील्ड में ही उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेते थे। उन्होंने यह सीखा कि इंजन को ज्यादा एफिशिएंट कैसे बनाया जाए ताकि यह इंश्योर किया जा सके कि मिलिट्री व्हीकल्स डिफिकल्ट कंडीशन में भी चल सके। वॉर के दौरान लैम्बोर्गिनी ने मिनिमम रिसोर्सेज के साथ व्हीकल्स की रिपेयर के लिए इनोवेटिव टेक्निक्स का डेवलप किया। वह स्पेयर पार्ट से इंजन का रीबिल्ड और बेहतर परफॉर्मेंस के लिए व्हीकल्स को मॉडिफाई करने में एबिलिटी हासिल की और उन्होंने व्हीकल के परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करना सीखा, एक ऐसा स्किल जिसने बाद में लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर्स और सुपर कार्स की डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले की। सितंबर 1943 में जर्मन्स ने इटालियन एलाइज पर अटैक कर दिया, जिसमें अधिकांश सोल्जर्स भाग गए और 30,000 इटालियन सोल्जर्स को जर्मन ने पकड़कर युद्ध बंदी बना लिया, लेकिन लैम्बोर्गिनी उनके पकड़ से बच गए और अपने काम पर लौट गए। साल 1945 में वॉर समाप्त होने के बाद ब्रिटिश द्वारा उन्हें सहयोगी के रूप में अरेस्ट कर लिया गया और अगले 1 साल तक घर वापस नहीं लौटे। उसके बाद साल 1946 में इटली लौटने के बाद वार्डो में सांता मारिया चर्च में फेरारा की रहने वाली कलिलिया मोटी से शादी कर ली। लैम्बोर्गिनी की मुलाकात कलिलिया मोटी से वॉर के दौरान रोडस में हुई थी। इसके बाद 13 अक्टूबर 1947 को लैम्बोर्गिनी का एक छोटा बेटा होता है जिसका नाम टोनिनो था, लेकिन जन्म के दौरान ही कलिलिया की मौत हो गई। साल 1948 में लैम्बोर्गिनी की मुलाकात 24 साल के टीचर और फोटाना होटल के मालिक की बेटी अनीता बोरगाटी से हुई, जो 30 सालों से अधिक समय तक उनके बिजनेस को चलाने में उनके साथ रही। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद लैम्बोर्गिनी ने पिएवे डी सेंटो में एक गैरेज खोला, जहां उन्होंने खाली समय में एक पुरानी फिएट
टोपिलिनो को मॉडिफाई करना शुरू किया, जो उनकी कई कार्स में से पहली कार थी। उन्होंने एक डोमेस्टिक सिटी कार को 750 सीसी ओपन टॉप 2 सीटर में बदल दिया और इसे 1948 में मिल मिग्लिया में इन्वॉल्व किया। मिल मिग्लिया का मतलब होता है कि जहां कार रेसिंग होती है। 1100 किलोमीटर यानी 600 मील के बाद उनकी रेसिंग समाप्त हो गई, क्योंकि वे ट्यूरिन के फियानो शहर में एक रेस्टोरेंट के साइड से टकरा दिया। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद इटली की इकोनॉमी काफी बर्बाद हो चुकी थी, जिसके कारण इंडस्ट्रियल मशीनरी और एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट में कमी हो गई थी। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए फार्मर्स को सस्ते लेकिन रिलायबल ट्रैक्टर्स की जरूरत थी। लैम्बोर्गिनी ने देखा कि इटालियन कंट्रीसाइड में आर्मी द्वारा छोड़े गए अबॉन्डेंट मिलिट्री व्हीकल्स मिले। उन्होंने सोचा कि इन व्हीकल्स को फार्मिंग मशीन में बदला जा सकता है, तो उन्होंने अपने मैकेनिकल स्किल्स का यूज करते हुए फिरोसियो ने बचे हुए मिलिट्री व्हीकल्स को ट्रैक्टर्स में कन्वर्ट करना शुरू किया। उन्होंने ट्रक, इंजन और टैंक के पार्ट्स को अलग अलग करके उन्हें फंक्शनल लो कॉस्ट वाली एग्रीकल्चर मशीन में बदल दिया और ये ट्रैक्टर सस्ते, ड्यूरेबल और एफिशिएंट थे और इटालियन फार्मर्स के बीच तेजी से पॉपुलर हो गए। साल 1948 में उन्होंने ऑफिशियली सेंटो इटली में लैम्बोर्गिनी ट्राइटोरी की एस्टैब्लिशमेंट की। 1948 में ही उन्होंने ARAR सेंटर से मिलिट्री व्हीकल इंजन के पार्ट्स का यूज करके कैरियोका नाम से पहला लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर बनाया। इसमें एक मॉडिफाइड मोरिस 6 सिलेंडर मिलिट्री ट्रक इंजन लगा था। इस मॉडल का एक फीचर था जिसका नाम डायरेक्ट फ्यूल एटमाइजर था, जिससे इसे गैसोलीन से शुरू किया जा सकता था और फिर डीजल पर बदला जा सकता था, यानी इसे गैसोलीन से स्विच करके डीजल से चलाया जा सकता था, जिससे फ्यूल की कॉस्ट कम हो गई और यह ट्रैक्टर इटालियन फार्मर्स के लिए अधिक अफोर्डेबल हो गया। लैम्बोर्गिनी ने एक्सपेंसिव न्यू कंपोनेंट्स में इन्वेस्ट करने के बजाय वॉर में डैमेज व्हीकल्स के मिलिट्री इंजन्स, गियर बॉक्स और स्टील का यूज करके ट्रैक्टर्स बनाते थे और इस स्ट्रेटजी से प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गई और स्टेबिलिटी मेंटेन रही। उस समय अधिकांश ट्रैक्टर्स में स्टैंडर्ड गैसोलीन इंजन का यूज किया जाता था, जो हेवी ड्यूटी फार्मर के लिए इनएफिशिएंट थे। तो लैम्बोर्गिनी ट्राइटोरी ने डायरेक्ट इंजेक्शन डीजल टेक्नोलॉजी शुरू की, जिससे फ्यूल एफिशिएंसी और इंजन लॉन्गेविटी में ग्रोथ हुई। इंजन लॉन्गेविटी का मतलब होता है कि इंजन कितने समय तक चल सकता है। शुरू में लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर्स पेट्रोल, डीजल और केरोसिन जैसे वेरियस फ्यूल्स पर चल सकते थे, जिससे फार्मर्स को सही ऑप्शन सेलेक्ट करने में हेल्प मिलती थी, यानी वो जो चाहे उस फ्यूल्स पर चला सकते थे। लैम्बोर्गिनी ने हाइड्रोलिक लिफ्टिंग सिस्टम को यूनाइट करके एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन में रिवॉल्यूशन ला दी, जिससे फार्मर्स को खेत जोतना आसान हो गया। साल 1951 तक लैम्बोर्गिनी ट्राइटोरी का काफी ग्रोथ हो चुका था और उसने मिलिट्री सरप्लस का यूज करना बंद कर दिया, तो कंपनी ने अपना ट्रैक्टर इंजन और ट्रांसमिशन सिस्टम का प्रोडक्शन शुरू कर दिया। फिरोसियो के ट्रैक्टर्स अपनी स्ट्रेंथ, रिलायबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी के कारण पॉपुलैरिटी हासिल की और साल 1955 तक लैम्बोर्गिनी ट्राइटोरी इटली की सबसे बड़े ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में से एक बन गई। साल 1952 में लैम्बोर्गिनी का मैन्युफैक्चरिंग इंजन का पहला ट्रैक्टर L33 था और साल 1955 में हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाई टॉर्क के साथ ड्यूरेबल मॉडल का दूसरा ट्रैक्टर DL30 और DL40 था। 1950 के अंत तक लैम्बोर्गिनी ट्राइटोरी का एक्सपेंशन पूरे यूरोप में हो गया था, जिससे फिरोसियो इटली के सबसे रिचेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट में से एक बन गए। उन्होंने फरारी, मासेराटी, जैगुआर सहित कई शानदार कार में इन्वेस्ट किया, जिसके कारण बाद में एंजो फरारी के साथ उनकी दुश्मनी हो गई। साल 1950 के अंत तक फिरोसियो को रियलाइज हो गया कि बिजनेस एम्पायर को डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है। इटली में वॉर के बाद रिकंस्ट्रक्शन और मिडिल क्लास की बढ़ती वेल्थ के कारण हीटिंग और एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रहा था, तो लैम्बोर्गिनी ने देखा कि होम्स, ऑफिसेज और फैक्ट्रीज में इफिशिएंट हीटिंग और कूलिंग सिस्टम की डिमांड बढ़ गई। तो साल 1959 में फिरोसियो ने लैम्बोर्गिनी बुसिएटोरी SPA लॉन्च किया, जो वाइल बर्नर इंडस्ट्रियल हीटिंग सिस्टम और एयर कंडीशनिंग का प्रोडक्शन करता था। लैम्बोर्गिनी बुसिएटोरी ने फैक्ट्रीज, होटल्स और गवर्नमेंट बिल्डिंग में हीटिंग सिस्टम डेवलप की। लैम्बोर्गिनी का इंडस्ट्रियल एम्पायर एग्रीकल्चर, एनर्जी और इंजीनियरिंग सहित कई सेक्टर्स में फैल चुका था। साल 1960 के शुरुआत में फिरोसियो लैम्बोर्गिनी ने ट्रैक्टर और हीटिंग सिस्टम बिजनेस की हेल्प से एक वेल्थी इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए थे। इन दोनों बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट से लैम्बोर्गिनी ने हेलीकॉप्टर बनाने के अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन गवर्नमेंट ने उन्हें इस प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल देने से मना कर दिया। अपनी प्रॉपर्टी से उन्होंने लग्जरी और हाई परफॉर्मेंस वाली कार खरीदी। पहला फरारी 250 GT, दूसरा मासेराटी 3500 GT, तीसरा जैगुआर ई टाइप और चौथा मर्सिडीज बेंज 300 सेल गलविन। इनमें से लैम्बोर्गिनी को फरारी कार ज्यादा पसंद थी, लेकिन ये कार लॉन्ग ड्राइव के लिए अनरिलायबल थी। फिरोसियो लैम्बोर्गिनी को सबसे बड़ी प्रॉब्लम फरारी 250 GT से थी, जिसका यूज वे अक्सर इटली में व्हीकल को तेज चलाने के लिए करते थे। फरारी को लगातार चलाने के बाद कार की क्लच खराब हो जाती थी, जिसके कारण उनको बार बार क्लच को बदलवाने के लिए मारानेल्लो जाना पड़ता था।
जिससे लैम्बोर्गिनी को बहुत परेशानी होती थी। एंजो फरारी का जो कार था वो स्पोर्ट कार रेसिंग के लिए डिजाइन किया गया था, ना कि खराब रूट्स और शानदार ड्राइविंग के लिए। फेरुस्सियो को अपनी फरारी को बार बार गर्म होने और वीक ट्रांसमिशन कंपोनेंट्स के कारण अक्सर रोड पर खराब हो जाता था, तो उन्होंने फरारी से मिलने का निश्चय कर लिया। तो इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि एंजो फरारी कौन था। एंजो फरारी फरारी के फाउंडर थे जो हाई परफॉर्मेंस वाली रेसिंग कार्स का प्रोडक्शन करते थे। वो एक बेहद घमंडी और जिद्दी बिजनेसमैन थे जो हमेशा कस्टमर फीडबैक के बजाय रेसिंग पर ध्यान देते थे। ये फरारी को एकमात्र रेसिंग ब्रांड मानते थे और अक्सर वेल्थी कस्टमर की कंप्लेंट्स को डिसमिस कर देते थे। फेरुस्सियो ने इटली के मर्रानेल्लो में एंजो फरारी के फैक्ट्री में उनसे मिले, तो फेरुस्सियो को उम्मीद थी कि एंजो उनकी बात को सुनेंगे। जब दोनों की मुलाकात हुई तो फेरुस्सियो ने एंजो से उनकी कार के क्लच में आने वाली खराबी के बारे में बताया, तो उन्होंने कहा कि क्लच में बदलाव की जरूरत है। इस बारे में फेरुस्सियो के बेटे टोनिनो लैम्बोर्गिनी कहते हैं कि इस बात से एंजो फरारी नाराज हो गए और उन्होंने गुस्से में कहा कि आप मेरी कार नहीं चला सकते हैं, आप अपने ट्रैक्टर नहीं चलाए। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जाता है कि फरारी ने फेरुस्सियो से कहा था कि प्रॉब्लम क्लच में नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम यह है कि आप फरारी कार चलाना नहीं जानते और आप क्लच को तोड़ देते हैं। बेहतर होगा आप ट्रैक्टर ही चलाएं और मुझे कार बनाने दे। फेरुस्सियो ने कहा कि मैं फिर कभी आपकी कार नहीं खरीदूंगा, अब से मैं अपनी खुद की कार्स बनाऊंगा, फिर मुझे यकीन हो जाएगा कि वे वैसे ही काम करती है जैसे मैं चाहता हूं। तो फेरुस्सियो ने एंजो फरारी को गलत साबित करने का फैसला किया। उन्होंने ट्रैक्टर्स और हीटिंग बिजनेस से लाखों डॉलर कमा लिया था। उनके पास एडवांस इंजीनियरिंग थे, जिन्होंने ट्रैक्टर्स के लिए डीजल इंजन और हाइड्रोलिक्स डेवलप कर लिया था। उनके पास मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस था, जिससे उनकी फैक्ट्रीज हाई क्वालिटी वाली मशीनरी बनाने में कैपेबल थे। तो वे फरारी को हराना चाहते थे और एक बेहतर स्पोर्ट कार बनाना चाहते थे। साल 1963 में फेरुस्सियो लैम्बोर्गिनी ने अपनी खुद की मोटर कार कंपनी ऑटोमोबाइल फेरुस्सियो लैम्बोर्गिनी एसपीए इटली के सेंट अगाटा बोलोगिस में स्टैब्लिश की। 50,000 स्क्वायर मीटर में फैला अल्ट्रा मॉडर्न प्लांट एक ट्रैक्टर और हीटिंग फैक्ट्री के पास सिचुएटेड था। यह जगह टेरा डी मोट्री में सिचुएटेड था, जहां फरारी, मासेराती, डुकाटी और अब लैम्बोर्गिनी फैक्ट्रीज के लिए फेमस है। लैम्बोर्गिनी का एम एक शानदार, रिलायबल और पावरफुल ग्रैंड टूरिंग स्पोर्ट कार बनाना था जो फरारी से बहुत तेज भागता हो। इसके बाद फेरुस्सियो ने इटली के कुछ बेस्ट ऑटोमोटिव इंजीनियर्स को हायर किया, जिनमें जियांपाओलो दल्लारा एक चेसिस और एरोडायनेमिक्स है, फ्रेंको स्कैग्लियन एक कार डिजाइनर, पाओलो एस्टेनजानी एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग और प्रोजेक्ट लीडर, और गियोटो बिजारिनी, इन्होंने लैम्बोर्गिनी का पहला V12 इंजन डेवलप किया था। अब चलते हैं इससे थोड़ा पीछे कि लैम्बोर्गिनी ने इन इंजीनियर्स को कैसे हायर किया। जब कुछ बड़ा होने वाला होता है तो उसकी प्रोसेस काफी पहले से शुरू हो जाती है, और लैम्बोर्गिनी के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जब फेरुस्सियो ने अपनी पहली कार बनाने का फैसला किया तो उससे तकरीबन 2 साल पहले फरारी के ऑफिस में एक बड़ी घटना हुई थी। एंजो फरारी अपने ऑफिस में थे और उसी दिन 5 आदमी उसके ऑफिस में आए। ये सभी लोग एंजो की वाइफ लौरा फरारी से खुश नहीं थे, क्योंकि वो फैक्ट्री फ्लोर पर बड़े फैसले ले रही थी। वे चाहते थे कि लौरा को ऐसा करने से रोका जाए और उन्हें प्रोडक्शन के मामले में हस्तक्षेप न करे। इस बात से एंजो नाराज हो गए और उन्होंने अपनी वाइफ को कुछ कहने के बजाय इन 5 आदमियों को जॉब से निकाल दिया। जॉब से निकाल दिए जाने के बाद इन 5 ने बोलोगना में रेसिंग और स्पोर्ट कार्स के लिए एक डिजाइन एजेंसी ATS नामक एक नई कंपनी की शुरुआत की। जब फरारी ने लैम्बोर्गिनी से कहा था कि तुम ट्रैक्टर का ही मैन्युफैक्चरिंग करो, तो फेरुस्सियो ने इन 5 आदमियों से कांटेक्ट किया। लैम्बोर्गिनी ने इन इंजीनियर्स को अपनी पहली कार के बारे में इंस्ट्रक्शन दिया। फेरुस्सियो ने अपनी पहली कार लगभग 4 महीने के भीतर लैम्बोर्गिनी 350 GT बनाई। इसका जो इंजन था 4.0L V12, यह इंजन दल्लारा द्वारा डेवलप किया गया था, जो फरारी के V12 की कंपेयर में अधिक पावरफुल और स्मूथ था। साल 1963 में टूरिन मोटर शो में पहली बार पेश की गई। लैम्बोर्गिनी ने शुरुआत में मार्केट में खुद को एस्टैब्लिश करने के लिए 350 GT को लॉस में बेच दिया। 350 GT को काफी लोगों ने पसंद किया। लगभग 13 लोगों ने इसे तुरंत बाई कर लिया और अगले 2 सालों में टोटल 120 कार्स बनाई गई। ये कार्स आज प्राइजलेस है। फेरुस्सियो को इस कार से बड़ी सक्सेस मिली और जल्द ही लैम्बोर्गिनी ने फरारी को पीछे छोड़ दिया। इसके बाद साल 1966 में लैम्बोर्गिनी ने म्यूरा का प्रोडक्शन शुरू किया और साल 1973 में 7 से 64 कार्स बनाई। म्यूरा दुनिया की पहली सुपर कार बन गई। इसके बाद म्यूरा P400 का फर्स्ट परफॉर्मेंस मार्च 1966 में जिनेवा मोटर शो में हुआ था। पब्लिक ने ऐसी कार पहले कभी नहीं देखी थी और म्यूरा कार में मिडर इंजन लेआउट की सुविधा थी। इसके बाद साल
साल 1968 में लैम्बोर्गिनी एसलेरो और स्पाडा स्पोर्ट कार, और साल 1974 में लैम्बोर्गिनी काउंटेंच लॉन्च किया। 1970 में फिर से लैम्बोर्गिनी की कंपनीज ने फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का सामना करना शुरू कर दिया। साल 1971 में लैम्बोर्गिनी ट्राइटोरी अपने ट्रैक्टर्स का प्रोडक्शन का लगभग आधा एक्सपोर्ट करती थी। उस समय कंपनी मुश्किल में पड़ गई जब उसके साउथ अफ्रीकन इंपोर्टर ने उसके सभी ऑर्डर कैंसिल कर दिए। साल 1972 में लैम्बोर्गिनी ने कंपनी की पूरी होल्डिंग ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सीएम को बेच दी। जल्द ही पूरा लैम्बोर्गिनी ग्रुप फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गया। कॉस्ट में कट होने के कारण व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग का डेवलपमेंट स्लो हो गया। फिर से लैम्बोर्गिनी ने कंपनी का 51% शेयर स्विस बिजनेसमैन जॉर्ज हेनरी रोसेटी को $6 लाख में बेच दिया। 1973 में ऑयल क्राइसिस के कारण हाई परफॉर्मेंस वाला व्हीकल्स की सेल्स पर इम्पैक्ट पड़ा, तो साल 1974 तक फिरेसियो अपने कार बिजनेस से निराश होकर सारे कार से संबंध तोड़कर अपनी कंपनी का 49% शेयर जॉर्ज हेनरी रोसेटी के फ्रेंड रेने लीमर से बेच दिया। इसके बाद लैम्बोर्गिनी ने इंडस्ट्रियल वर्ल्ड से बाहर निकलकर सेंट्रल इटली के उम्बरिया रीजन के एक सिटी कैस्टिग्लियोन डेला लागो में त्रासिमेना झील के तट पर ला फ्यूरिटा में 740 एकड़ की प्रॉपर्टी में चले गए। वहां उन्होंने वाइन का प्रोडक्शन शुरू किया। बाद में एक होटल, एक रेस्टोरेंट और एक गोल्फ कोर्स भी बनाया। इस जगह को टेरुटा लैम्बोर्गिनी कहा जाता है और यह आज भी मौजूद है। 20 फरवरी 1993 को लैम्बोर्गिनी को हार्ट अटैक के कारण पेरुगिया साल्वेस्ट्रिनी हॉस्पिटल में मौत हो गई। कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण साल 1980 में जॉर्ज हेनरी रोसेटे और रेने लीमर ने कंपनी को जिम क्लाउड और पैट्रिक मिम्रान यानी मिम्रान ब्रदर्स को सेल कर दिया। मिम्रान ब्रदर्स ने लैम्बोर्गिनी को 1980 से 1987 तक चलाया और उसके बाद साल 1987 में क्रिसलर कॉर्पोरेशन को सेल कर दिया। इसके बाद साल 1994 में क्रिसलर कॉर्पोरेशन ने लैम्बोर्गिनी को मेगाटेक को सेल कर दिया। क्योंकि कॉर्पोरेशन को प्रॉफिट नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने सेल कर दिया और साल 1998 में मेगाटेक ने लैम्बोर्गिनी को ऑडी से $110 मिलियन में बेच दिया। लैम्बोर्गिनी का राशि वृषभ यानी बुल था, इसीलिए उन्होंने अपने कंपनी का लोगो इसी राशि से रखा। इसी के साथ ये वीडियो होता है खत्म। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आई हो यार तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।